वो और ज्यादा लगते जाएंगे। भारत पे भी इसका असर पड़ेगा, जो गैस है उसके रेट बढ़ेंगे, पेट्रोलियम फिर 110 105 के पास चला जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी बढ़ने वाले हैं। जो सनफ्लावर जिससे रिफाइंड तेल वगैरह बनाए जाते थे वो 80% आता था यूक्रेन से, यूक्रेन युद्ध में फंस चुका है, अब वो नहीं आएंगे। फिर से सरसों का तेल 200 से 250 रुपए लीटर के राउंड द फिगर जाने वाला है। दवाइयां यूक्रेन के लोगों को महंगा पड़ेगा क्योंकि भारत उन लोगों को दवाइयां बेचता था। गेहूं के लिए एक चीज का प्रॉफिट यही है कि यूक्रेन और रूस दोनों गेहूं के बहुत बड़े उत्पादक है। यूक्रेन के पास गेहूं का बहुत बड़ा भंडार था। यूक्रेन में एक घास का मैदान है जिसे कहते हैं स्टेपी, उसे ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं कि दुनिया में वो गेहूं वहां बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। तो गेहूं का इन लोग के पास प्रोडक्शन गिरेगा, जिस वजह से गेहूं के रेट बढ़ेंगे। तो भारत उन गेहूं को विदेश में बेच सकता है और इस तत्कालिक समय के लिए फायदा कमा सकता है। ये भारत के लिए एक मौका है, वो भी हाथ से मत चला जाए, दिक्कत हो जाएगा। हालांकि रूस इसके लिए पहले से तैयार बैठा है। उसने अपनी अर्थव्यवस्था को बजट में जो पारित किया था उसको स्टेबल रखने की कोशिश किया। वहां पर्याप्त मात्रा में विदेशी भंडार रखे गए हैं। वो सोने का प्रचुर भंडार रख चुका है। अमेरिका ने उसके ऊपर सबसे खतरनाक प्रतिबंध लगाया, स्विफ्ट बैन लगा दिया। देखिए, दो तरह के बैंकिंग में कोड होते हैं। अगर आप देश के अंदर ही पैसा भेजना चाहते हैं तो आपको आईएफएससी कोड लगते हैं। आप अगर ध्यान देते होंगे बैंक में कभी भी पैसा ट्रांसफर किए होंगे तो आईएफएससी कोड लगा होगा। अगर आपको आईएफएससी कोड नहीं पता है, बैंक से ट्रांसफर पैसा नहीं होगा। लेकिन ये आईएफएससी कोड किसी देश के अंदर ही होता है। हमें बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु कहीं भेजना है। लेकिन अगर हमें यहां से पैसा अमेरिका भेजना है तो उस समय आईएफएससी कोड काम नहीं करेगा, उस समय स्विफ्ट कोड काम करेगा। जितने लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते होंगे, विदेश से सामान बेचते होंगे, आता होगा, उन लोग को पैसे के लिए आईएफएससी कोड नहीं बल्कि स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती होगी। अमेरिका ने यूरोपीय देशों के दबाव में आकर रूस को क्या किया, स्विफ्ट कोड से हटा दिया। अब रूस का स्विफ्ट कोड ही काम नहीं कर रहा है। रूस में इंटरनल व्यापार तो होगा लेकिन बाहरी व्यापार पर बैन लग जाएगा। हालांकि रूस चाहे तो रूबल में इसका व्यापार कर सकता है इजीली। रूस की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसके लिए भी अमेरिका ही जिम्मेदार है। उसने रूस को इतना ना प्रतिबंधों से झोंक दिया था, इतना झोंक दिया था कि रूस अब एकदम उब गया था। कहा जाता है किसी को इतना ना डराओ कि उसके दिल से डर खत्म हो जाए। भारत के लिए समस्या है कि हमें बैलेंस लेके चलना है, ना हमें अमेरिका की ओर झुकना है ना हमें रूस की ओर झुकना है। हमें दोनों से जरूरत है और दोनों से सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि क्वाड ग्रुप में भारत ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, एक न्यूट्रल स्टैंड को अपनाया है। यूएनओ में भी भारत ने एब्सटेन करके मत ना डाल के वो भी एक तरह का न्यूट्रल स्टैंड को अपनाया है। G20 में भी भारत बहुत कुछ नहीं कहने वाला है रूस के खिलाफ। हमें बैलेंस लेके चलना है, अमेरिका के कहने पे हम लोग को नहीं आना है, क्योंकि अगर हम अमेरिका के कहने पे चले आएंगे तो रूस चाइना के फेवर में चला जाएगा, क्योंकि वो भी देखेगा कि भैया आप अमेरिका के गुण गा रहे हो तो वो किसके गुण गाने लगेगा, चाइना का। और ये चाइना यही चाह ही रहा है, क्योंकि उधर यूक्रेन को कब्जा कर लेगा। यूक्रेन ले गया रूस, अब ताइवान लेके चला जाएगा चाइना, इसके बाद स्प्रेटले द्वीप लेगा, इसके बाद पैरासेल आइलैंड लेगा। ये चाइना के लिए प्लस पॉइंट होगा। अतः चाइना को रोकने के लिए हमें रूस के साथ रखना जरूरी है, साथ साथ अमेरिका का भी साथ देके चलना जरूरी है। तो हमें काफी मतलब बीच बचाव लेकर चलना चाहिए। सबका कारण है नाटो और अमेरिका के चक्कर में पूरी दुनिया आज सफर कर रही है। हमारे देश का सेंसेक्स नीचे गिर गया, 10 लाख करोड़ रुपए जो हमारे सेंसेक्स है, 5% सेंसेक्स नीचे चला गया हमारा शेयर मार्केट, यानी लगभग 2000 अंकों की गिरावट देखी गई है, जिसे वैल्यू में कहेंगे तो 10 लाख करोड़ का। ये नाटो इन लोग के चक्कर में, ये आपस में जब तक दुनिया में ये दोनों देश हैं अमेरिका और रूस, हमेशा गोलियां चलती रहेंगी। अरे वही छोटका ससुरा चाइना, ये पूरी दुनिया में गोलियां चलवाते रहेंगे। हम लोग को न्यूट्रल बैलेंस लेके चलना है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका से दुश्मनी तो खतरनाक होती है, दोस्ती और खतरनाक होती है। ये किसी के नहीं होते हैं सर। और अमेरिका के पिछले कर्मों को हमें नहीं भूलना चाहिए। याद कीजिए 1971 में जब जंग चल रही थी तो रूस हमें बचाने आया था, 40वां बेड़ा भेजा था, और यही अमेरिका है जो परमाणु बम से मारने की धमकी दिया था, अपना 7वां बेड़ा भेजा था। 1965 में जब हमारे यहाँ अकाल पड़ा था तो अमेरिका हमें सुअरों को खाने वाला गेहूं दिया था। किस मुंह से अमेरिका आज हमसे मदद मांग रहे हैं यहाँ पे भैया? जब 370 लगा था तो इसमें 7 रूस ने हमारा दिया था। यूएनओ जब मुद्दा आया था तो यूएनओ कहता था कि वहां के लोगों से पूछिए क्या होगा, तो रूस वहीं पे रोक लगाता था। हम कैसे भूल सकते हैं रूस को? रूस ही हमें सबसे ज्यादा हथियार दिया। आज भी भारत में 80% हथियार रूस से ही आ जाते हैं, हम इसको नहीं भुला सकते हैं। 1998 में जब भारत ने अपना परमाणु बम परीक्षण किया था, पूरी दुनिया खिलाफ हो गई थी, रूस साथ खड़ा था। आपको याद है कि नहीं? इन दोनों की जोड़ियां, इन लोगों ने परमाणु परीक्षण किया था, उसके बाद कोई हमें आंख उठाकर नहीं देख सकता था। तो उस समय भी रूस की बात हम लोग को याद रहना चाहिए। 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो अमेरिका ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि हम परमाणु बम मार देंगे।